मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में टेंस का पार्ट 9 देखेंगे। टेंस के पार्ट 9 में आप फ्यूचर टेंस देखेंगे। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 भेद है फ्यूचर टेंस का, और बारी बारी से सबको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य में जो भी काम होता है, होने वाला है, उसको भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये फ्यूचर टेंस के 4 भेद हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसको कहा जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो भविष्य में कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो भविष्य में कोई भी कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, तो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, उसे
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। भविष्य में होगा, इसे मैं पढ़ूंगा, वह खाएगा, लेकिन इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं होगा कि कब खाएगा कब पढ़ेगा, यह समय निश्चित नहीं होगा। तो कोई कार्य भविष्य में होने की संभावना हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए इस टेंस का पहचान कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान है कि क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो पहचान में ही लिखेंगे, पहचान क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहता है। पहचान है क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहता है तो फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। अब फ्यूचर टेंस के बनाने के नियम पर आएंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीनों सेंटेंस में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो वाक्य होगा उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए नियम पर आइए। तो बारी बारी से देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब प्लस V1 में, V1 होगा, V1 में कुछ नहीं, V1 होगा, सिर्फ वर्ब का पहला रूप होगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में सिर्फ होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन में विल का प्रयोग होगा। तो शैल का जो प्रयोग होगा वो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का जो प्रयोग होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ, और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड, यू और कोई भी नाम हो तो उसके साथ सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से चलते हैं, देखते हैं। मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा,
देखिए गा लगा हुआ है, क्रिया के अंत में गा गे गी पहचान बताए थे, तो क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं घर जाऊंगा, चलिए इसको बनाइए। मैं के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के लिए आई हो गया और उसमें सेल है विल, तो आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं, तो आई सेल और जाना के क्या हो जाएगा गो, आई सेल गो, वर्ब का पहला रूप में रहेगा आई सेल गो, और घर जाना है तो आई सेल गो टू हाउस, हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, आई सेल गो टू हाउस, मैं घर जाऊंगा। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये क्रिया के अंत में ये लगा हुआ है गा गेगी, तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग के लिए सब्जेक्ट हो गया हम लोग, तो वी हो गया, वी के साथ सेल लगाएंगे, वी सेल, और खेलना क्या होता है प्ले, वी सेल प्ले, वी सेल प्ले, और क्या चीज खेल रहे हैं क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, वी सेल प्ले क्रिकेट, वी सेल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। राम एक पत्र लिखेगा, राम एक पत्र लिखेगा, राम एक पत्र लिखेगा। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ राम हो गया, और लिखना का होता था राइट, राम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन है तो राम विल, और लिखना क्या हो जाएगा राइट, राम विल राइट, वर्ब का पहला रूप है राम विल राइट, और क्या लिख रहा है ऑब्जेक्ट एक पत्र है, तो राम विल राइट ए लेटर। तो हमारा हो गया प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य है। अब इसी को देखिए निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, तो आइए निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का हो और वो भी नकारात्मक वाक्य हो, निगेटिव सेंटेंस में हो, तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नियम पर आते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखिए, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो और वो भी निगेटिव सेंटेंस में हो, तो चलिए देखिए इसी नियम के अनुसार सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। तुम एक गीत नहीं गाओगे, तुम एक गीत नहीं गाओगे, तुम एक गीत नहीं गाओगे, निगेटिव सेंटेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया तुम यानी यू, और उसके बाद यू के साथ विल लगेगा, सेकंड पर्सन है, यू विल, और उसके बाद नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट, उसके बाद V1, गाना का होता है सिंग, पहला रूप सिंग होगा, यू विल नॉट सिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग, एक गीत, यू विल नॉट सिंग ए
सॉन्ग। तुम एक गीत नहीं गाओगे। यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं अपना काम नहीं करूँगा। मैं अपना काम नहीं करूँगा। मैं अपना काम नहीं करूँगा। चलिए सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी आई के साथ लगेगा शैल। आई शैल, उसके साथ नॉट लगा दीजिए। आई शैल नॉट, और करना क्या होता है डू। आई शैल नॉट डू। अब अपना के लिए होगा मैं है, तो मैं के लिए अपना के लिए होगा माई, यानी आई शैल नॉट डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा। आई शैल नॉट डू माई वर्क। तो इस तरह से अब बना लेंगे मैं अपना काम नहीं करूँगा। सीता एक आम नहीं खाएगी। सीता एक आम नहीं खाएगी। सीता एक आम नहीं खाएगी। चलिए सब्जेक्ट है सीता, तो सीता, उसके बाद सीता के साथ लगेगा थर्ड पर्सन है विल। सीता विल, उसके बाद नॉट लगाइए। सीता विल नॉट, और खाना क्या हो जाएगा ईट। सीता विल नॉट ईट, और ऑब्जेक्ट हो गया आम, तो ए मैंगो। सीता विल नॉट ईट ए मैंगो। सीता एक आम नहीं खाएगी। सीता विल नॉट ईट ए मैंगो। तो चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, बनाने के नियम। यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, सिंपल फ्यूचर टेंस का हो, और वो भी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो, तो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, इसके लिए नियम पर आइए। तो सबसे पहले शैल या विल, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम पटना जाएगा। क्या राम पटना जाएगा। क्या राम पटना जाएगा। तो यहाँ पर चलिए राम थर्ड पर्सन है, तो विल का पहले प्रयोग करिए। विल, और सब्जेक्ट राम हो गया। विल राम। देखिए वर्ब, वर्ब का पहला रूप हो जाएगा जाना। विल राम गो, और कहाँ जा रहा है पटना, तो विल राम गो टू पटना। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा विल राम गो टू पटना। क्या राम पटना जाएगा। क्या तुम मैदान में खेलोगे। क्या तुम मैदान में खेलोगे। क्या तुम मैदान में खेलोगे। तो चलिए क्या के लिए हो जाएगा, तुम के लिए विल होगा। पहले सबसे पहले विल करेंगे, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है। विल यू
विल यू, उसके बाद वर्ब वन खेलना होगा, विल यू प्ले, विल यू प्ले, और क्या चीज मैदान में है तो विल यू प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड, विल यू प्ले इन द फील्ड, क्या तुम मैदान में खेलोगे। उसके बाद आगे चलिए, क्या वे लोग अपना काम नहीं करेंगे, क्या वे लोग अपना काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्या वे लोग अपना काम नहीं करेंगे। इसके लिए चलिए सबसे पहले इधर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसको भी बनाते हैं। तो क्या वे लोग, तो क्या के लिए, वे लोग के लिए होगा थर्ड पर्सन है तो विल होगा सबसे पहले, विल, और वे लोग के लिए होगा दे, विल दे, विल दे, और वर्ब होगा करना, विल दे डू, विल दे डू, और अपना के लिए दे से देर हो जाता है, विल दे डू, और नहीं के लिए पहले नोट, विल दे डू नॉट, विल दे डू नॉट, चलिए विल दे नॉट होगा, डू नहीं, डू के बाद नॉट नहीं होगा, विल दे नॉट, विल दे नॉट डू, विल दे नॉट डू, और अपना के लिए हो गया दियर, विल दे नॉट दियर वर्क, विल दे नॉट डू दियर वर्क, क्या वे लोग अपना काम नहीं करेंगे, विल दे नॉट डू दियर वर्क। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, जो तीनों सेंटेंस में हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 10वां पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।